हेमंत जी, अभी की स्थिति हरियाणा की आपको कैसी नजर आती है? महाराष्ट्र में जाके तो माफी मांग ली है नरेंद्र मोदी जी ने, चुनावी माफी उसको कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि उस माफी में अहंकार कितना था। मतलब जब आप माफी मांगते हैं और आप कहते हैं कि आप सर झुकाकर माफी मांग रहे हैं, तो वो सर झुकना भी तो चाहिए। वो टोन आपने देखी होगी, वो पूरी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी, और ये भी देखा होगा कि कितने असहज थे वो ये माफी मांगने में। सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में हरियाणा में किसानों से भी माफी मांग सकते हैं वो? क्या खिलाड़ियों से भी मांग सकते हैं? युवाओं से मांग सकते हैं? कल की जो माफी है उसके भी कोई बहुत ज्यादा मायने मुझे तो लगे नहीं, कम से कम। कि वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी थी, उसका तो उन्होंने जिक्र किया नहीं, केवल नाम किया कि छत्रपति शिवाजी हमारे आराध्य हैं। वो माफी किस बात के लिए मांग रहे थे ये नहीं बताया उन्होंने, कि उनकी प्रतिमा गिर गई। ऐसी ऐसी प्रतिमाएं वो किस किस से माफी मांगेंगे? अगर आपको ध्यान हो, इंदौर के अंदर जब वो जो पीछे जो था महाकाल कॉरिडोर, और जब आंधी आई तो वो देखी थी आपने प्रतिमाओं की क्या हालत हुई थी वहां पर। किस किस चीज की माफी मांगेंगे ये? कहाँ कहाँ कितने पुल गिरे हैं, कितनी सड़कों में गड्ढे हुए हैं, ट्रक के ट्रक धंस जा रहे हैं। और ये विकास के मॉडल है तमाम। गुजरात के अंदर बाढ़ की हालत देख रही हैं आप, गुड़गांव के अंदर आप हालत देखते हैं रोज। तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि इस ये सिस्टम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं, केवल इनका सिस्टम चलना चाहिए। उसमें इनकी कमीशन खोरी इलेक्ट्रल बोर्ड में आपने देखा, वो सारी चीजें हैं। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में और खासतौर पर पंजाब के किसानों के साथ जो कुछ किया गया, वो एक मंशा के साथ किया गया। वो वैसे नहीं है, वो सामान्य नहीं है। वो उसके पीछे इनका जो हमेशा कम्युनल एजेंडा होता है, फलाना वर्सेस फलाना। मैं वो कहना नहीं चाहता, वो सेंसिटिव स्टेट है पंजाब, बॉर्डर स्टेट है। लेकिन इनकी मंशा कुछ और ही है वहां पर, जो ये सदा करते आए हैं, हर स्टेट में करते हैं। तो वहां भी फलाना वर्सेस फलाना करने की इनकी तैयारी थी, योजना थी। और वो सारी चीजें सारे देश ने देखी। अब जो सवाल आपने पूछा कि क्या हरियाणा में माफी मांगेंगे, हरियाणा में भी माफी किस किस चीज की मांगेंगे? 378 दिन तक बॉर्डर्स बंद रहे, इस बात की माफी मांगेंगे? किसानों ने, सरकार ने बॉर्डर बंद किए, इस बात की माफी मांगेंगे? या अभी जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर है, वो 200 दिन हो गए आज पूरे, वो तब बंद पड़े हैं, वो भी हरियाणा सरकार ने बंद किए हैं, क्या उसकी माफी मांगेंगे? किस किस वर्ग के ऊपर क्या क्या लाठी चार्ज किए? कोई ऐसा समुदाय मुझे बता दीजिए, ऐसा वर्ग बता दीजिए हरियाणा का, जो पिछले पौने 10 साल के अंदर, 10 साल ही हो गए अब तो पूरे, 10 साल के अंदर जिसने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई और उसके ऊपर लाठीचार्ज और वाटर कैनन ना हुआ? किस किस बात की माफी मांगेंगे ये? और जो इन्होंने वायदे किए थे, आज उस प्रदेश का, हरियाणा की जो स्थिति है, हरियाणा आकंठ कर्ज में डूबा हुआ है। जब सत्ता में आए थे ये 2014 में पहली बार अपने दम पर, आपको जानकर अचंभा होगा, 1966 से लेकर के 2014 तक 48 साल बनते हैं। 48 साल में हरियाणा पर कर्ज था 70,000 करोड़ रुपए। और 2014 से अब 24 में आप आए हैं, और हरियाणा पे कर्ज है 3.25 लाख करोड़ रुपए। उस कर्ज का क्या किया इन्होंने? उस पर इवेंटबाजी की या कुछ कंक्रीट विकास किया? हरियाणा के अंदर आज जो बेरोजगारी की दर है, वो 37.4% है, हिस्टोरिकली हाई। इससे ऊपर देश के अंदर कभी नहीं हुई। और हरियाणा जो पूरे देश को रोजगार देता था, 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, आपको पता है। अब तो उसके महाराष्ट्र से लेकर के अपने बिहार, झारखंड और पता नहीं कहाँ का, राजस्थान, हर जगह के लोग यहाँ पर एनसीआर में आके काम करते थे। और आज हरियाणा में बेरोजगारी की दर 37.4% है। तो जो हरियाणा खुशहाली का एक प्रतीक था, उसको आज कंगाली का कबूतर बना के छोड़ दिया। आप देखिए क्या क्या हो रहा है। जो जो हमारे सैनिकों का, हमारा पूरा का पूरा हरियाणा, 3%, 2% हमारी आबादी है हरियाणा की देश के उसमें, और 10% भारतीय फौज के अंदर हमारे सैनिक हैं। और हरियाणा को क्या मिला? हरियाणा को मिली अग्निवीर योजना। यानी कि 4 साल तक आप ठेके पर जाइए, देश की रक्षा कीजिए और वापस आ जाइए। ये इन्होंने हरियाणा को दिया उसका सिला। किसानों को लाठीचार्ज, किसानों की कोई मांग ना मानना, किसानों के बारे में क्या क्या कहा गया, इन्होंने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, खट्टर ने क्या कहा, दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, वो हरियाणा के लोग भूले नहीं। और ये सारी चीजें जब इकट्ठी मिलकर के आप चुनाव में जाएंगे, तो जो आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरा देश देख रहा है कि हरियाणा में उनके पास कोई नैरेटिव ही नहीं है। उनका प्रदेश अध्यक्ष कहता है, मोहनलाल बड़ौली, कि मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, आपने देखा होगा कल। और मुख्यमंत्री करनाल के अंदर जाके कहते हैं कि मैं तो करनाल से भी चुनाव लड़ूंगा। तो कुछ क्लैरिटी नहीं है।
मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री मूल रूप से कहां से चुनाव लड़ते थे? अगर आपको ध्यान हो, नारायणगढ़ से 2014 में लड़ा, जीते, मंत्री बने। उसके बाद 2019 में उन्होंने कुरुक्षेत्र से पार्लियामेंट लड़ा, जीत गए, लोकसभा के एमपी बन गए। फिर वो सीएम बने। तो सीएम बनने के बाद उन्होंने करनाल से विधानसभा लड़ा। अभी 4 महीने नहीं हुए हैं और अब वो चुनाव कहां से लड़ना चाह रहे हैं? अध्यक्ष कहता है कि वो लाडवा से लड़ेंगे, कुरुक्षेत्र से। यानी कि अपनी पेरेंट कंस्टिट्यूंसी नारायणगढ़ में नहीं जा रहे, पेरेंट कंस्टिट्यूंसी में नहीं जा रहे, करनाल भी नहीं। और मुख्यमंत्री कल रात को कहते हैं रोड शो में कि मैं करनाल से लड़ूंगा। उनके जो सबसे बड़े से बड़े मंत्री हैं, वो पिछली बार हारे थे, इस बार नई जगह ढूंढ रहे हैं, बड़े से बड़े मंत्री। ये इनकी हकीकत है। इनके पास आज की तारीख में चुनाव का कोई नैरेटिव नहीं। और इस बात से आपको अंदाजा होगा कि 3 दिन पहले इनकी दिल्ली में सीसी की मीटिंग हुई थी, मोदी जी बैठे हुए थे उसमें 2 घंटे, और उसमें खुद इन्होंने ये बताया कि 55 सीटों पर हमारा कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। तो बीजेपी का आपने इतने साल से देख रही है, जब भी सीसी की मीटिंग होती है 1 2 4 घंटे में कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाती है। आज जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। इसका मतलब क्या है कि 55 पे जब आपने डिसाइड कर लिया तो नाम जारी करने में क्या परेशानी है? कल कोई जींद में रैली है, उसको लेकर के नाम रोके गए हैं, क्योंकि अगर नाम दे दिया आपने तो टिकटार्थी भीड़ नहीं लाएंगे। क्यों लाएंगे? फिर तो जिसको टिकट दी है वो लाएगा। तो ऐसी बैंकरप्ट पोजीशन में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी है। और इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार सिंगल हैंडेडली कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसका नाम है मनोहर लाल खट्टर। 10.25 साल सत्ता का आनंद लिया, समय रहते अपनी दरी उठाई हरियाणा से और वो दिल्ली में जाके बिछा ली, वो तो चले गए। और यहाँ की भाजपा, नायब सिंह सैनी, वो खड़ाऊ राज चला रहे हैं। पूरी की पूरी टीम मनोहर लाल की है, सब कुछ मनोहर लाल का है, पूरा सिस्टम मनोहर लाल का है। जो नायब सिंह सैनी है वो एक खड़ाऊ के सहारे कहने को मुख्यमंत्री है, पर्दे के पीछे सारा ऑपरेशन मनोहर लाल का आज भी चल रहा है। तो हरियाणा के लोगों को कंधे से ऊपर कमजोर कहते तो थे मनोहर लाल, लेकिन वो अब दिखा भी रहे कि हम तो वास्तव में आपको वही मानते हैं। नहीं तो नायब सिंह सैनी को जब आपने मुख्यमंत्री बनाया तो उनको अपनी टीम तो बनाने देते कम से कम। मुख्यमंत्री का एक पूरे प्रदेश का वो नेता होता है, वो बेचारा अपने लिए निर्वाचन क्षेत्र ढूंढता हुआ घूम रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली, उसने कहा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। कभी सोचना है आपने कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव ना लड़े? 90 हलकों में चुनाव लड़वाएगा और खुद नहीं लड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जो आज स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति है। और अगर आप इसको फिल्मी भाषा में कहें, मैं आमतौर पर कहता नहीं, लेकिन अब जो मुझे भाजपा की स्थिति लग रही है वो निरूपण है कि बहुत सारी फिल्में देखी होंगी आपने कि उनके पति, महिला अपनी पत्नी को और कई बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं और वापस नहीं आते, और वो महिला बेचारी अपना संघर्ष करती है और कहती है कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। तो वो कर्ण अर्जुन के इंतजार में कि कोई दिल्ली अर्जुन आएगा, कुछ खेल करेगा और हरियाणा में भाजपा में दोबारा सत्ता में आ जाएगी। लेकिन ऐसा ग्रास रूट पे कोई मुझे दिखता नहीं है इनका कोई नैरेटिव। और वो जो सर्वेज की आप बात कर रही है वो सच्चाई के काफी करीब है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर सेल्फ गोल नहीं करेगी, जो कि वो करती आई है सदा से, अगर वो सेल्फ गोल ना करे तो जो आप सर्वे जिसका आपने जिक्र किया लोकपोल का, उसकी बात हम आगे करेंगे, उससे भी जी बेहतर परिणाम हरियाणा में कांग्रेस के लिए आ सकते हैं, प्रोवाइडेड सारी पार्टी एक होकर लड़े, अपने मतभेद भुलाए और व्यक्तिगत हित की बजाय प्रदेश हित की अगर सोचे, तो मुझे लगता है हरियाणा में बहुत शानदार परिणाम आ सकते हैं कांग्रेस के। अब उनको देखना है कि उनको अपने हित ऊपर रखने हैं या प्रदेश के हित ऊपर रखने हैं। जी, महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वहाँ पर भी कई चेहरे हैं, अगर हम देखते हैं, और अलग-अलग गुट भी हैं कांग्रेस की अगर हम बात करें। लेकिन ये कहकर कि जो सांसद हैं वो अब विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या तमाम चीज़ों को शांत कर दिया जाएगा और क्या वो शांत होकर बैठ जाएँगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिसके भी घर के बाहर आप ये देखें, टिकट लेने के लिए भीड़ लगी हुई है, सबके अपने-अपने ग्रुप्स हैं, अपने-अपने गुट हैं और सबने सबको अपने-अपने तरीके से आश्वासन भी दिए हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ये देखने वाली बात है कि इसको कैसे शांत कराते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है टिकट बंटवारा, कि आप टिकट किस तरह से बांटते हैं और कितने लोगों को किस तरह से खुश करते हैं और क्या कार्यकर्ता एकजुट होकर जमीन पर चुनाव लड़ते हैं। उसी पार्टी की जीत सामने देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिलहाल लोकसभा इलेक्शन में भी ये बता दिया जनता ने वहां की 5 सीटें कांग्रेस को जितवाकर कि जमीन जो है वो उनके फेवर में बनी हुई है। अगर और मजबूती से चुनाव लड़ा गया होता, ये टिकट बंटवारा थोड़ा पहले हो गया होता, तो 5 की सीटें 8 भी हो सकती थी। इस तरह के भी विश्लेषण किए गए। खुद हेमंत जी ने भी इस बात को कई बार रखा। सवाल मेरा आपसे पुष्पेन जी,
कि ये जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं, चाहे इनेलो की बात करें, उसका बीएसपी से गठबंधन हो जाना, चंद्रशेखर आजाद का अब जेजेपी से गठबंधन हो जाना, क्या ये वोट कटुआ पार्टी बनेंगी? क्या ये कांग्रेस का नुकसान करती हुई नजर आ रही हैं आपको? क्योंकि अगर वोट बैंक की बात करें तो जाट वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है, और ये दोनों ही वोट बैंक फिलहाल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। तो ऐसे में ये नुकसान बीजेपी का करने जा रही है या कांग्रेस का करने जा रही है? और क्या ये कहें, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि ये बी टीम है, ये बी टीम बीजेपी ने बनाई है, क्या इसको ऐसे ही कहकर दरकिनार कर दिया जाए या इसकी कुछ और वजह देखते हैं, या फिर ये चुनाव आप बायपोलर देख रहे हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच है? पार्टी की कि जितना ज्यादा हो सके मल्टीपोलर चुनाव बनाने की कोशिश की जाए, बहुत जबरदस्त कोशिश है। और उसका आपने संकेत ये देखा, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए अभी, वो 44 और 46% कुछ कह रहा है। वो ये कह रहा है कि सीधा कांग्रेस बनाम बीजेपी हरियाणा के अंदर होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अब जो सूरत हाल है, ये इस बात का संकेत करता है कि इस बार के चुनाव में चूंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ग्राउंड पे पैर रखने की जगह नहीं मिल रही, तो वो क्या कर रही है। इनेलो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जा सकती, आपको पता है। ट्रेडिशनली वो डेड एंटी कांग्रेस पार्टी है। जेजेपी भी चूंकि इनेलो से ही निकली है, उनका भी वही स्टांस है। और इसी का कारण आपने देखा कि पिछले चुनाव में क्या कहती थी जेजेपी कि अब की बार भाजपा यमुना पार, और सबसे पहले बिना मांगे जाके समर्थन दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश क्या है कि हरियाणा के अंदर आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, जाट और दलित वोट बैंक ने मिल करके क्या किया कि भारतीय कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें जिता दी। असली परेशानी बीजेपी की वहां से शुरू हुई, और वो परेशानी क्या है कि अगर ये ट्रेंड असेंबली में भी चला गया तो भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। तो इसलिए 2 अलग अलग अलायंस हुए हैं, कराए गए हैं, जो भी कहिए। लेकिन अगर आप हकीकत में फिगर्स पे जाएंगे, जो लोकसभा चुनाव का डेटा है, हालांकि थोड़ा सा फर्क रहता है लोकसभा में और विधानसभा में, वो नेशनल पार्टियां या रीजनल पार्टी प्ले में आती, लेकिन अगर आप बारीकियों में जाएंगी तो इस बार लोकसभा चुनाव के जो अभी हुआ जून में 0.87% जेजेपी को वोट मिला है। 0.87, जिसका पिछली बार 14.9% वोट था, वो घट करके 0.87%। और इनेलो का पहले ही काम तमाम हो चुका था। इनेलो को इस बार 1.53-54% वोट मिला है। ऐसे में उसने अलायंस किससे किया? बीएसपी के साथ। और बीएसपी का पिछली बार चुनाव में क्या परिणाम आया था 19 में? 3 से 4%। लेकिन जब चुनाव आमने सामने का होता है तो उसमें स्थितियां कुछ और होती है। फिर हरियाणा का वोटर बड़ा जागरूक वोटर है पॉलिटिकली, वो कभी भी अपनी वोट को खराब नहीं करता कि जो हारने वाले को वोट पहली बात तो कोई देता नहीं। और जब आमने सामने 2 पहलवान दिख रहे हैं लड़ने वाले, जिनको पता है कि इनमें से एक की सरकार बनेगी, तो वो अपनी वोट क्यों खराब करना चाहेगा। कुछ हार्डकोर, ये मानना पड़ेगा कि कुछ हार्डकोर कार्डर्स होते हैं पार्टी के, वो इनके भी होंगे, और इसी कारण 0.87 आई या उनकी डेड आई। ऐसे ही बीएसपी का भी थोड़ा बहुत कुछ कार्डर होगा, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन जो पिछले चुनाव में हुआ था विधानसभा में कि हरियाणा के अंदर 19% के आसपास इंडिपेंडेंट थे, परसेंट वोट गिर गई थी, अलग अलग बट गई थी, और 14% जेजेपी ले गई थी। तो 33% वोट स्कैटर हो गया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मल्टीपोलर कंटेस्ट में 40 सीटें लेकर के और सिंगल लार्जेस्ट बन गई थी। इस बार वैसी स्थिति बीजेपी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। किसी रीजन में चले जाइए, किसी एरिया में चले जाइए, किसी वोट बैंक में चले जाइए, अर्बन वर्सेस रूरल में अगर आप बात करेंगी तो अर्बन में भी जो लोगों का दुर्गति की गई है इन 10 सालों में पोर्टल राज के जरिए, पोर्टल बनवाए थे मनोहर लाल ने, आपको याद होगा ना, ई गवर्नेंस के नाम पर, कभी फैमिली परिवार पहचान पत्र, कभी प्रॉपर्टी पहचान पत्र, पूरा हरियाणा लाइनों में खड़ा था। और जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, सिविक एम्यूनिटीज की जो आज हरियाणा में हालत है, उतनी मतलब बदतरीन हालत कभी नहीं रही। ना स्वच्छ पेयजल है कहीं हरियाणा में, आप हर जगह बाढ़ का पानी जो या बरसात होते ही थोड़ा सा देखती है। पूरा प्रदेश की सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर का बुरा हाल है, कहीं डस्टबिन तक नहीं है। आप आएंगी हरियाणा में, मैं दिखाऊंगा आपको, शहरों में बदबू मार रही है। स्वच्छता की बात करते हैं, पूरे शहर में एक भी डस्टबिन नहीं मिलेगा आपको, खुली सड़कों पर टनों टन कूड़ा पड़ा हुआ है। ये है मनोहर लाल का और भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस। तो हरियाणा की जनता बेसिकली बुशरा जी आजीज आ चुकी है। इनकी तमाम जो ये फर्जीवाड़े इन्होंने लफाजियां की हैं, इनका आपने देखा होगा, एक कैंपेन चलाया था इन्होंने, नॉन स्टॉप हरियाणा, जबकि हकीकत में हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा बना दिया गया है कि वहां कुछ करने के लिए छोड़ा ही नहीं उन्होंने। हर तरफ से हर सिस्टम का संघीकरण कर दिया गया है, कोई सिस्टम जवाबदेह नहीं बचा है।
1,20,000 बच्चे कौशल रोजगार विकास निगम में लगा दिए। उसमें कहीं भी कोई आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, कोई सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं, रेगुलराइजेशन का कोई प्रोविजन नहीं, पूरी सैलरी का कोई प्रोविजन नहीं। और घोषणा जब चुनाव की हुई 16 तारीख को, उससे 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि इनको हम रोजगार की सुरक्षा देंगे। रोजगार की सुरक्षा क्या होती है? आप उनको रेगुलर करते, उनको सारी फैसिलिटीज देते जो सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। तो ये इन्होंने जो हरियाणा, वो सारे लोग कौन है? किसी विधायक ने फोन कर दिया, किसी संघ के नेता ने फोन कर दिया, पूरे हिंदुस्तान का जो सारा कचरा था वो हरियाणा में ला करके इन्होंने 10 साल में भर दिया नौकरियों के अंदर। कोई क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कोई नौकरी देख लीजिए, 80 में से 70 लोग बाहर के लगाए। तो वो जो सारा था उसका हिसाब करने का समय अब हरियाणा की जनता के पास आया है। और ये कितनी कोशिशें कर लें इस चुनाव को मल्टीपोलर करने की और करने की, इसमें मैं बस एक ही वो लगाऊंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपनी जो पारंपरिक गलतियां हैं केवल वो ना करे तो हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी होगी कि उसके लिए हरियाणा के हित सर्वोपरि है, हरियाणा के लोग सर्वोपरि है। अगर ये सोचेंगे तो बात बनेगी, वरना आपको पता है ये साम दाम दंड भेद फलाना बनाम फलाना वो सारी चीजों के पारंगत है। और प्रशासन तंत्र कैसे काम करता है आपने लोकसभा चुनाव में देखा, चुनाव आयोग की क्या भूमिका है वो आपने देखी। 2 दिन पहले ईडी को पिक्चर में लाने की कोशिश की गई है। तो ईडी कब आती है? जब मोदी डरते हैं, ईडी को आगे करते हैं, फिर सीबीआई को आगे करते हैं। वो कहते हैं ना कि मोदी जी के 3 सिपाही, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। तो वो सारी स्थिति हरियाणा में भी लागू करने की तैयारी कर दी गई है। तो देखना ये पड़ेगा कि हरियाणा की जनता तो तैयार है भाजपा को सबक सिखाने के लिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उस ओकेजन के लिए राइज होती है, खड़ी होती है एकजुट होकर के? ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बुशरा जी देखिए, ये जो कुछ चीजें आपने बताई, चाहे वो गौमांस की बात है और सारी है, ये जो गोरक्षकों का गिरोह है ना, ये इसको मैं गिरोह बोलता हूँ। ये बदमाशों का गिरोह है और इनका गोरक्षा से कोई लेना देना नहीं। ये सारे के सारे कानून को हाथ में लेकर के सरकारी संरक्षण में एक खास तरह का पोलराइजेशन करके और धंधा चलाते हैं तमाम तरह के व्यापारियों के ऊपर वो प्रेशर बनाने के लिए। सरेआम गुंडागर्दी है। मुझे ये बता दीजिए कि देश के किस कानून के तहत गोरक्षा का जिम्मा गोरक्षक दल को दिया गया है? अगर हरियाणा में गोरक्षा कानून है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, पुलिस की है, सरकार की है, ना कि इन मवालियों की है जो हाथों में हथियार लेकर के सरेआम, आपने देखा होगा वो एक जीप चालक को जिंदा जला दिया था। उसके बाद ये जो आपने आज की घटना का जिक्र किया, जो गिरफ्तारियां हुई, ये बेसिकली सारी चीजें एक पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स था उसका फॉल आउट है, जो ये सारी चीजें हरियाणा जैसे शांति प्रिय प्रदेश के अंदर हुई। हरियाणा के अंदर आपने कभी इस तरह का सांप्रदायिक चीज नहीं देखी होगी। पिछली बार जो ब्रज यात्रा थी, वो ब्रजमंडल यात्रा, उसके बहाने क्या करने की कोशिश की गई। और ये हालत तो जब हरियाणा में 3 से 4% ही मुस्लिम वोट है, ज्यादा नहीं, वो भी 3 से 4 कंस्टिट्यूंसीज के अंदर फोकस्ड है। लेकिन चूंकि इनको ये पता है कि वहां नाम पैर रखने की जगह नहीं है, तो वहां पर भी ये गंद मचाओ। तो ये कोई चीज बहुत सफल होने वाली यानी, उसका जवाब वहां के सारे भाईचारे ने मिलकर दिया और इस बार कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। तो सरकार चाहती तो पुलिस प्रशासन पहले भी वहां वही कार्रवाई कर सकता था, वही तैयारियां कर सकता था, वही हथियार लहराने पर रोक सकता था। लेकिन तब क्यों नहीं रोका गया और इस बार कैसे रोक दिया गया? सवाल तो है ना। तो कुल मिलाकर के एक मोटी बात आपको समझनी पड़ेगी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इनका जो जो कहते हैं ना काठ की हांडी बार बार चढ़ना, ये 2014 में आए थे, बहुत बड़े बड़े अच्छे दिनों के सपने दिखा करके, लोगों को बेवकूफ बना करके, झूठे वायदे करके। उसके बाद 2019 में पुलवामा की लहर ने जो भी असर किया उसका, हरियाणा चूंकि फौज में हर 10वां सैनिक है, उसका इंपैक्ट होना ही था। उसके बावजूद इनके कारनामों से इनका बहुमत नहीं आया था और कांग्रेस पार्टी की नलायकी के कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रही थी। मैं सरेआम कहता हूं ये बात। इस बार की जो स्थिति है, इस बार सारी स्थिति माकूल है हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की। और उसके लिए आज हरियाणा में कोई ऐसा वर्ग नहीं है, एक भी ऐसा वर्ग जिसको आप ये कह सके कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालेंगे। कोई एक वर्ग समूचा, केवल एक वर्ग है जिसको अंधभक्त कहते हैं आप। उनके आंखों पे चश्मे लगाए गए हैं और वो पूरे, उनको सब हरा ही हरा दिखता है सावन के अंधे को। उनको ना कोई तर्क समझ में आता है, ना कोई इश्यू समझ में आते हैं, ना प्रदेश के हालात समझ में आते हैं। तो उस वर्ग से तो भगवान बचाए, वो बहुत थोड़ा वर्ग है लेकिन वो है। आपको शहरी वोट बैंक भी नहीं लगता जो ऊंची ऊंची इमारतों में एसी कमरों में बैठते हैं और जिनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते हैं या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं, जिनकी सैलरीज वक्त पर उनके पास आ रही हैं, क्या वो लोग भी आपको नहीं लगते
कि वो बीजेपी को उस तरह से वोट करें, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि वो उनका वोट बैंक है, इसलिए तो चुनाव की तारीखें तक आगे बढ़वा रहे थे। बुशरा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन वो जो आपने कहा, वो जो है ना उच्च अटारियों में बैठे हुए लोग, वो लोकसभा में तो तमाम कारणों से मोदी को वोट डाल गए, लेकिन जब अब 4 बूंदें गिरी बरसात की, तो उनकी जो हालत है वो भी एक बार दिखवा लीजिए, जो उनकी गत बनी है। चाहे वो पोर्टल राज हो, चाहे वहां उनके सड़क सीवर जाम हो, चाहे पानी पीने का पानी गंदा आता है, मोल लेके पीना पड़ता हो लगातार, पेयजल की सप्लाई की क्या स्थिति है, सड़कों में गड्ढों की स्थिति क्या है, सिविक एम्यूनिटीज ओवरऑल क्या है, ये सारे के बिजली के बिल, बिजली की उपलब्धता, ये इतने इश्यूज हैं शहरों के अंदर कि कोई भी बुद्धिमान आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना तो छोड़िए, उनकी तरफ मुंह करके भी नहीं सोएगा। लेकिन फिर भी आपकी बात को मैं जायज मानता हूं कि कुछ अंधभगत वहां भी है, इसमें कोई, अगर वो ना हो तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी वोट कहां से मिल रही है? तो वो एक समूह तैयार किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जब विधानसभा के चुनाव में आएंगे तो जीना तो हर आदमी को है ना, पानी तो हर आदमी को पीना है ना, सड़कों पे तो हर आदमी को चलना है ना, सीवर तो हर आदमी को चाहिए ही ना, हर आदमी को प्रशासनिक गवर्नेंस तो चाहिए ही ना। पोर्टल पे आप लगे रहिए, आपने घर, आपके घर का मेरे नाम चढ़ा दिया, मेरा नाम किसी और के, मेरा घर किसी और के नाम चढ़ा दिया, ये तो इनका पोर्टल राज था। और उसका पता कब लगता है? जब या तो आप घर बेचने लगे, या आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, उससे पहले पता भी नहीं लगता, या आपकी पेंशन बंद हो जाए, या आपकी फैसिलिटीज बंद हो जाए, तब आपको पता लगता है हो ये तो पोर्टल ने कर दिया। हरियाणा के अंदर जो मनोहर लाल पोर्टल बढ़ा के गए हैं, आजकल वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है। मुझे उम्मीद है कि जैसा सत्यानाश उन्होंने हरियाणा का किया, वो देश का भी करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे कि वैसे ही पोर्टल वो वहां भी बनवाएंगे, दिल्ली में भी और तमाम जगह पर। और मुझे लगता है उसी बदतमीजियों का जो इनाम है उनको मिला है कि वो देश के बिजली मंत्री बने हैं और उनको अर्बन डेवलपमेंट दिया गया है। जो हरियाणा की स्थिति है अर्बन डेवलपमेंट की देख लीजिए, आपने गुड़गांव का जिक्र किया, आप फरीदाबाद चली जाइए, आप हरियाणा के किसी जिले में चले जाइए, मनोहर लाल की तस्वीर दिखेगी सड़कों के उन खड्डों के अंदर। और एक पार्टी ने एक शुरुआत भी की थी, दिल्ली में शायद की थी, कि जहां जहां गड्ढा हो तो वहां सत्तारूढ़ पार्टी का झंडा लगा दो। ये बहुत ही अच्छी चीज है एक लोगों को आईना दिखाने के लिए, और इस तरह के कैंपेन होने चाहिए कि इनके शासन में क्या क्या हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं वो आज ये है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का कोई वाली वारिस नहीं है, अनाथ है वो, और वो अपनी हरकतों के कारण है। उसके आधे मंत्री चुनाव हारेंगे, आधों की टिकट काट दी जाएगी, आधे विधायकों को गत बनेगी, आधों की टिकट काटी जाएगी, फिर चेहरे बदलने की कोशिश की जाएगी, तमाम तरह की चीजें की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि काठ की हांडी इस बार बिल्कुल नहीं चढ़ने वाली है। इनके पापों का घड़ा भर नहीं गया है, बल्कि ओवरफ्लो कर रहा है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और निश्चित मान के चलिए, हरियाणा हमेशा की तरह इस देश में बदलाव का वाहक बनेगा। और जो मोदी जी ने देश के किसानों के साथ, युवाओं के साथ, पहलवानों के साथ जो कुछ किया है, ये सारी चीजें उनके ऊपर तक असर जाएगा अगले 4 से 6 महीने के अंदर। आपको ध्यान हो, मैंने 4 जून को परिणाम आते ही आपको ये बात कही थी कि अभी इस चुनाव को फाइनल मत मानिए, हिंदुस्तान की तस्वीर अक्टूबर नवंबर में साफ होगी जब 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। तो वो दिन अब दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी को सूद समेत हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा, हरियाणा में भी और देश में भी, ऐसा मेरा मानना है।